बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आपको मैं आज बड़ी मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अभी खवातीन की और लड़कियों की जिंदगी में तीन चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। सबसे पहले होता है उनका मेकअप, देन उसके बाद उनकी ड्रेसिंग, वार्डरोब, और उसके बाद जो आती है वो आती है ज्वेलरी। सबसे पहले मेकअप की अगर मैं बात करूं तो मेकअप के मामले में मैं इतनी ज्यादा जज्बाती हूं कि आज आते आते जब मैं मेकअप सुबह ऑफिस आई तो मैंने देखा दो बड़ी बड़ी किट्स रखी हुई थी ना आई शेडो की। आई शेडो पैलेट देखकर तो मैं अजीब सी हो गई, जैसे नहीं मतलब चॉकलेट्स आ जाती है बच्चों के सामने तो वो कितने ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब मैंने देखा इतना सारे आई शेडो और इतने प्यारे प्यारे कलर्स, तो मैं वैसे बहुत सॉफ्ट मेकअप करने वाली थी आज, लेकिन उसको देखकर ना मैं पागल हो गई। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने जो है वो ग्लिटर भी लगाने हैं, देन मैंने जो है वो कॉर्नर्स भी अच्छे बनाने हैं, बहुत हैवी लुक नाना करते करते बस समझे आज लैशेस की कमी रह गई, वरना मैं वो भी पूरी कर दी थी। और मैं मतलब मेरे साथ तो ये होता है, तो आप लोगों के साथ जो है वो अगर ऐसा होता है, अगर आप लोगों को मेकअप करना आता हो तो आपको पता होगा कि मेकअप करने वाले को जो खुशी महसूस होती है इतनी खूबसूरत आई शेडो पैलेट्स देखकर, उसकी बात ही क्या है। मैं अपने तमाम दोस्तों से हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे गिफ्ट कुछ कर रहे हैं ना तो मेकअप से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। आप लोग मुझे मेकअप भी गिफ्ट कर सकते हैं, चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और हमारी जो न्यूज एंकर है अरसला, उनकी वो किट्स थी और वो मुझे देख के इतनी ज्यादा परेशान हो गई, कह रही क्या हुआ। मैंने कहा मेरा मुझे कोई रोक ले, वरना आज जो है मैं मेकअप तैयार ही होती रहूंगी और शो लेट हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप पे काबू रखा। ऐसा काबू हर उस लड़की को अपने आप पे रखना चाहिए जिसको मेकअप से प्यार है। दूसरी बात मैं ड्रेसिंग की करना चाहूंगी, वार्डरोब के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। जब इतने प्यारे प्यारे कपड़े मैं पहन रही होती हूँ तो आप लोग सोच रहे होते होंगे कि ये किसके ड्रेसेस हैं, तो मैं आप लोगों की उलझन सुलझा देती हूँ। जनाब, ये अनीला इलियास का ड्रेस है जो मैंने आज वेयर किया है। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही प्यारा और आपको भी ऐसा चाहिए तो आप राब्ता कीजिए अनीला से, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। लेकिन ये अनीला का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। बहुत से लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके कहते हैं कि कहकशा से बात करा दे, हम कहकशा से बात करना चाहते हैं, तो अनीला फिर आगे से मुझे बता रही होती है कि भाई वो तुम्हारा नंबर समझ के मुझे कॉल कर लेते हैं। तो ये अनीला इलियास का नंबर है और इनको आप वार्डरोब से रिलेटेड बात करने के लिए ही करें। जो लोग तमाम लोग ये समझते हैं कि हम आपके शो में आना चाहते हैं, वो मेट्रो वन न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाके हमसे राब्ता कर सकते हैं। मेट्रो का फेसबुक पेज है, वहां पर भी जाके आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत से जो है प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए फराहम किए हुए मेट्रो ने, आप वहां पर बताइए कि हम आपके शो में आना चाहते हैं, या आपकी जो भी एक चाहत है कि भाई हम आना चाहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जो भी है। लेकिन आप लोग फेसबुक पर राब्ता कीजिए, इंस्टाग्राम पर राब्ता कीजिए, यूट्यूब पर राब्ता कीजिए, ताकि जिंदगी जो है हमारी भी आसान हो जाए और आपकी। अच्छा नहीं लगता ना अगर डिजाइनर हमें बताएं कि वो ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारा नंबर है कहकशा और उस पर तुमसे बात कर रहे थे। तीसरी बात जो है वो है ज्वेलरी की। ज्वेलरी बहुत अहमियत की हामिल रखती है खवातीन की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब वार्डरोब अच्छा हो और ज्वेलरी अच्छी ना हो तो ये बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो ये ज्वेलरी मेरी खुद की ही है। मैं डिजाइनर से बस एक चीज रह गई है, एक मेरी सैंडल्स और एक ज्वेलरी, जो कि मैं डिजाइनर से नहीं लेती क्योंकि मेरे पास इतना अंबार है ज्वेलरी का और शूज का कि मैं ये समझती हूँ कि अभी भी इतना कुछ बाकी है जो पहनने के लिए रह गया है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि डिफरेंट ज्वेलरी के स्टाइल्स जो है वो लेती रहूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, किसी को देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये बंदी ये वाली ज्वेलरी पहनी हुई थी, मेरे पास भी तो ऐसी रखी हुई है, मैंने तो यूटिलाइज ही नहीं की। और अब सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताऊंगी, कल हमारे जो कैमरामैन है शेरी भाई, उनकी बर्थडे थी। मैं लाइव जो है वो बोलना भूल गई, ये मेरी गलती है, मेरी कोताही है, लेकिन आज हम उनको लाइव कैमरे में विश करना चाहूंगी। शेरी भाई आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहे, आबाद रहे और ऐसी जिंदगी की बहुत सारी बहारें आप देखें, आमीन सुम्मा आमीन। और कल अगर मैं आपको अहवाल बताऊं एक और मजीद, कल मेरी एक ड्रामा की शूट थी, वहां पर मैं गई। अब वहां पर अगर आप गए तो मेरा एक बड़ा डिफरेंट तरह का कुछ कैरेक्टर था। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। जब कैरेक्टर कोई ऑफर होता है तो आज तक जो है एक एडवोकेट का कैरेक्टर मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया था। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जब आप देख रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ यार, एक एक्टर के लिए ना एक बहुत सारी ख्वाहिशात होती है कि मैं अब ये कैरेक्टर भी करूं, मैं वो कैरेक्टर भी करूं। कुछ कैरेक्टर से चिड़ होती है, जैसे डॉक्टर का कैरेक्टर है, मुझे उससे हमेशा चिड़ होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैंने वो कैरेक्टर
कैरेक्टर करना है। लेकिन कुछ मूवीज मैंने ऐसी देखी तो मुझे ये हुआ कि मैं अपने आप को आजमाने के लिए, अपना ये टेस्ट लेने के लिए मैंने उस कैरेक्टर की हामी भर दी। जब मैं वहां कल गई तो आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा। एक होता है ना कि आपको कोई काम करके अच्छा महसूस होता है, अपनी फील्ड का कोई काम करके आपको अच्छा लगता है। तो मैंने जब वो सीन्स करवाए और मैं अपने टेस्ट में जो मैं लेना चाह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पास हो गई। ये सबसे अच्छी खुशी की बात होती है। कभी कभी अपने आप को भी खुद को आजमा लेना चाहिए। जब आप खुद को आजमाते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि आपकी गलतियां क्या है, आपकी कोताहियां क्या है, और उन कोताहियों को आप फिर सही कर सकते हैं। ये आपके ही हाथ में होता है। और जो इंसान होता है ना उसको पता होता है कि यहाँ मैंने क्या किया और यहाँ मैंने क्या नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या फम्बल किया, यहाँ पे मैंने जो है एक्सप्रेशन सही नहीं दिए। और जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो हूँ कभी भी जिंदगी में अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होती। 1.5 साल मुझे हो गया आप लोगों के साथ बातें करते करते। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैं ये भी बोल देती तो कितना अच्छा था, मैं वो भी कह देती तो कितना अच्छा था। मैं अपनी एक्टिंग में भी कभी सेटिस्फाई नहीं होती। मैं यही सोच रही होती कि नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। और अपना काम तो वैसे भी मैं टीवी पे कभी बहुत ही कम देखती हूँ। अब तो यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग अपना काम देख रहे होते हैं। और यूट्यूब का अगर जिक्र मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, यूट्यूब पे हम लोग डेली एपिसोड अपना शो का आप लोगों के लिए जो है मोहब्बत में अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग वहां जाकर जो है देख सकें। कोई चीज आपकी मिस हो गई है, कोई पार्ट ऐसा रह गया है जो आप ये सोचते हैं कि हाँ ये चीज तो बहुत जरूरी थी, और 10 मिनट का पार्ट जो है क्योंकि मैं किचन में थी या मैं कोई और काम कर रही थी, अपने बेबी को देख रही थी, हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी और वो मिस हो गया, तो वो आप यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और खबरें भी, क्योंकि आपको पता है मेट्रो वन रखता है हर पल की खबर। आप लोगों को तमाम कराची की और पूरी दुनिया की खबरें भी हम पहुंचा रहे होते हैं वक्तन फवक्तन। हमारा पूरा इदारा और हम सब की यही कोशिश और काविश होती है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करें, आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को भी आगाही फराहम हो। शो का भी यही मोटिव होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाऊं जिससे आपकी जिंदगी में अच्छा इंपैक्ट हो। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी इंतहाई तौर पे ज्यादा है। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हम लोग किस माहौल में जिंदा हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सी बीमारियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों के आगे इर्द गिर्द होती हैं और प्रॉब्लम से हम लोग लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं हंसते हंसते। और सबसे अच्छी बात यह जब आपको ये पता होता है ना कि हाँ ये चीज जो है वो नहीं हो सकती, तो उस पे आप शुक्र अदा करें। ये ना हो कि आप परेशान हो और अपने आप को दिमाग में ये बात फीड कर लें कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। आप हर चीज को जो है वो एक दिन टाइम से थोड़ा सा टाइम दें, देन उसके बाद जो है ये जो अचानक अदिल भाई की आवाज आती है ना, मैं वो सुनने के चक्कर में आप लोगों से बातें करना भूल जाती हूँ। जब मैंने बीमारी के जिक्र किया तो अब जो है आप लोगों ने देखा होगा बारिशें थोड़े टाइम पहले हुई हैं, थोड़े दिनों पहले, और कराची में जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब क्या मजीद बारिशों की कोई पेशन गोई है, या आप लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, मजीद बारिशें होंगी या नहीं होंगी, मौसम खुशगवार होगा या गर्मी बरकरार रहेगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजीमेट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सर बताइएगा, कराची वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या अब कौन सा बारिशों का सीजन जो है वो आ रहा है? देखिए अभी तो कोई खत्म हो गया ये जो स्पेल था पूरे सिंध पे से ही तकरीबन, किसी इक्का दुक्का जगह पे हो सकती है, थर पार्कर और उधर हैदराबाद साइड पे और मीरपुर खास उमरकोट, तो कराची पे से तो खत्म हो गया है पिछले 2 दिन से समझ लें। तो अब तो मौसम अभी तो बेहतर है, लेकिन आगे चलकर 8 के बाद बिलखुसूस थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है, यानी 36 से 38 के दरमियान टेम्परेचर पहुंच सकता है। तो जनरली वार्म और ह्यूमिड वेदर रहा करेगा अब आगे। ठीक है सरदार साहब, तो कराची में अभी फिलहाल कोई पेशगोई नहीं है मई के महीने में? नहीं जी, कोई पेशगोई नहीं है, इसलिए कि अब ये जो स्पेल चल रहा है ना पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, उधर और केपी में और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ, वहाँ भी परसों तक मेरे ख्याल में मोस्टली ये सब साइड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 तारीख तक है। उसके बाद तो पूरे मुल्क में तकरीबन अगले हफ्ते 10 दिन तक ड्राई मौसम रहेगा, ड्राई और निस्बतन गर्म। ठीक है सरदार साहब, मई जो है वो गर्म तरीन महीना तस्वुर किया जाता है और हम देख भी रहे हैं। गर्मी जो है और शिद्दत इख्तियार करेगी या इसी टाइम इसका जो टेम्परेचर है इसी पे बरकरार रहेगी? नहीं, शिद्दत इख्तियार करेगी, इसलिए कि देखिए अभी तक वो मगरबी हवाओं का जो चल रहा था ना सिलसिला, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी सी ब्रीज अच्छी चल रही थी और इतनी गर्मी अभी नहीं पड़ी है।
गो के दिन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो जाहिर है गर्मी फील ज्यादा होती है जब आप बाहर धूप पे निकले तो। लेकिन उतनी शिद्दत की नहीं पड़ी है अभी। वैसे ही तकरीबन 36 टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होता है मई में कराची का, तो जाहिर है कि उसके साथ 40 से 50% औसतन रहती है दिन भर नमी हवा में, तो उसकी वजह से गर्मी फील ज्यादा होती है। यानी 36 टेम्परेचर और 50% ह्यूमिडिटी हो तो जाहिर है 2-3 डिग्री उससे ऊपर ही फील होता है। तो अब आगे के जो दिन हैं वो गर्मी दिन है कराची में भी, और खासकर सेंट्रल और अपर सिंध में तो खासी बढ़ जाएगी गर्मी। वहाँ तो मतलब 44-45 उस रेंज में टेम्परेचर पहुंच सकते हैं 8-9 के बाद। ठीक है सरदार साहब, लोग जो है वो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं मरी या नॉर्दर्न एरियाज। मैं जानना चाहूंगी और लोग भी जानना चाहते हैं जिनका प्लान हो रहा होगा, तो वो जून जुलाई और मई में अगर प्लान बनाते हैं तो वहाँ के क्या हालात होंगे मौसम के? देखिए इस वक्त ये जो स्पेल चल रहा था ना, ये तो है अभी अगले 2-3 दिन, तो इसमें बहुत अच्छा मौसम है शुमाली लगाजात का। मरी का आजकल भी टेम्परेचर जो है ना रात का वो 6 से 8 डिग्री के दरमियान रह रहा है, और ऑन एंड ऑफ बारिशें भी चल रही हैं, तो ये दिन तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन आगे जाहिर है खुश्क हो जाएगा मौसम जब, तो वो फिर खासकर पंजाब के मैदानी इलाके गर्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हिली एरियाज है तो आपको पता है वहाँ तो गर्मी इतनी नहीं पड़ती, वो तो थ्रू आउट मई ठीक ही रहेंगे। मरी हो गया, दूसरा गलियात हो गया, काकान नारान, वो एरिया तो उनका मौसम तो ठीक रहेगा। मतलब ये कि खुशगवार, रातें ठंडी और दिन भी खुशगवार। ओके सरदार साहब, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का वेदर कैसा रहेगा इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो? जी वही मैंने आपको बताया ना कि जो इस्लामाबाद से ऊपर के इलाके हैं उसमें खित्ता पोटवार और फिर पंजाब के शुमाली इलाके मरी साइड हो गया, उस तरफ केपी में खासकर अपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के, वहाँ पर रहेगा अभी अगले 3 दिन एटलीस्ट बारिशों का सिलसिला वक्फे से, कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी और किसी किसी जगह पर तेज यालाबारी के साथ, तेज हवाओं के साथ। तो उसके बाद 7 या 8 के बाद फिर मौसम ड्राई हो जाएगा पूरे मुल्क में, और अगले एटलीस्ट 10 दिन तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी किसी भी जगह पर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम मैदानी इलाकों का गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों का तो ठीक रहेगा मौसम, मतलब खुशगवार रहेगा। लेकिन बारिशें थम जाएंगी अगले, कह लें आपके मई के तीसरे हफ्ते तक फिर कोई खास काबिल जिक्र बारिश नहीं होगी सिवाय पहाड़ी इलाकों के। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और वेदर अपडेट पे हमसे बात की। नाजरीन, आप लोगों ने सुनी सरदार सरफराज साहब की बात। मई में जो है अब कोई प्रेडिक्शन नहीं है बारिशों की। जो कराची वाले जो है खुश हो रहे थे कि अभी एक और स्पेल आएगा, खुल के नहीं बरसा। अब्र रहमत जो है वो कम बरसा है, खुल के नहीं बरसा। लेकिन कुछ इलाके जो है वो ऐसे है कराची के जहाँ पर खूब बारिश हुई है। मलीर की तरफ बहुत बारिश हुई है, गुलशन साइड पे बहुत बारिश हुई है, गुलिस्तान जौहर पे बहुत साइड बारिश हुई है, ओल्ड सिटी एरियाज में थोड़ी कम हुई है। लेकिन मौसम जो है जब बहुत खुशगवार हो गया था, अब जो है गर्मी हो गई है, और गर्मी के लिए आप जो है वो कमर कस लें क्योंकि और शिद्दत इख्तियार करेगी। अपने जो है इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए तैयार हो जाए क्योंकि आप लोगों को एसी चलाना पड़ेगा जब गर्मी होगी। लेकिन पाकिस्तान में कहीं कहीं बारिशें होंगी, कराची में ना सही चले पाकिस्तान में तो होंगी ना। उसी को सुन के और वही मौसम देख देख के टीवी में हम खुश हो जाएंगे। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, मुझसे वादा कीजिए, देखते रहेंगे मुस्कुराते से बात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसे कि हमने मौसम के हालात पर बात की, अब हम बात करेंगे अपने मुल्क के मुस्तकबिल, अपने नन्हे मुन्ने फूलों के बारे में जो कि स्कूल गोइंग है और उनकी जो जिंदगी में एक हमने बहुत अहम प्रॉब्लम देखी थी कि 1 से 3rd तक जो स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं वो प्रमोट हो जाएंगे और 4 से 6 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है वो पेपर्स देने पड़ेंगे। इसी पे बात करेंगे और मजीद समर वेकेशंस भी आ रही है। हमारे साथ मौजूद है कॉल पर अलीम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अलीम सर? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर आपके कैसे मिजाज हैं? और आपको मुस्कुराती सुबह में हम ऑन कॉल ही वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। जी मुझे अलीम साहब की आवाज सही नहीं आ रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैं तो सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 1 से 3 क्लास के बच्चे प्रमोट होंगे और 4 से 10 तक मैट्रिक तक के बच्चे पेपर्स देंगे, तो इसमें जो है वो वालिदैन बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। उनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जो अच्छा भी पढ़ते हैं उनको कोई पोजीशन नहीं मिलेगी 1 से 3rd तक जो है, और फिर जो बड़े बच्चे हैं जो 4 से 10 तक है उनमें ये है कि जब उनको पास कर रहे थे तो हमें क्यों नहीं पास कर रहे। इस बारे में क्या कहेंगे?
जी, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे लाइन पे लिया। असल में मैं आप ही के एक प्रोग्राम में डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की खिदमत में ये गुजारिशात रख चुका हूँ, अपना ये मसाइल पेश कर चुका हूँ जी कि ये स्टैंडिंग कमेटी की वर्किंग कमेटी का फैसला था जो 12 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और उसका नोटिफिकेशन जो है 2 फरवरी को निकला। तो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी के जो 2 साहिबान हैं वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उनकी मुशावरत से ये फैसला किया गया कि क्लास 1, 2, 3, क्लास 1, 2 और 3 का जो है कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा कोई, और उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, जिस पर हमें भी बहुत हैरत थी कि ये तो बच्चों के साथ ज्यादती होगी, और पेरेंट्स का भी बड़ा कंसर्न था। तो हमसे भी मेट्रो चैनल ने पहले बात की थी, तो मैं और परवेज हारून और एक शकील बेग साहब आए थे। इस हवाले से कुछ गुजारिशात हमने भी रखी थी उस जमाने में, और अभी भी हमारा मौके वही है कि है तो ज्यादती, लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है, और फैसला हो गया है कि इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, तो इसको जाहिर बात है कबूल करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि ये भी हुआ था फैसला कि क्लास 4 to 8 जो है वो 6 मई तक जो है ना उसके एग्जाम जो है वो वाइंड अप किए जाएंगे, ये फैसला भी हुआ था। ओके, ठीक है ना। तो वो भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं स्कूलों में, और आजकल मेरे स्कूल में भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल। जी ठीक है। अलीम साहब, और समर वेकेशंस के बारे में जो था बात कर रहे हैं, तो समर वेकेशंस का वही फैसला है, 1 जून से और 31 जुलाई तक जो है समर वेकेशंस होंगी। ठीक है सर, स्कूल में समर कैंप्स वगैरह भी होते हैं, आप बताइएगा आपके स्कूल में कुछ इस तरह की होती हैं एक्टिविटीज बच्चों के लिए? जी जी, मेरे स्कूल में भी होती है और स्कूलों में भी होती है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, होना चाहिए, और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इसको। ठीक है। इन एक्टिविटी से सर फायदा क्या होता है पेरेंट्स, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को मत भेजो समर कैंप या स्कूल में कोई इस तरह की एक्टिविटी। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हम निसाबी सरगर्मियां होती है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और असरे हाजिर में जमाना बहुत बदल गया है, बहुत सारी ऐसी जदीद एक्टिविटीज होती है जिनका पेरेंट्स को शायद दिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नहीं भेजते। स्कूलों में भेजा करें, और जरूरी नहीं है कि भेजें, लेकिन भेजें तो अच्छा है। बिल्कुल। बच्चों का टाइम जो है ऐसे जाया होता है स्कूल में। बिल्कुल सर, होमवर्क वगैरह भी बच्चे जो है वो बाकायदगी से नहीं करते। होमवर्क भी घर पे करते हैं, और समर वेकेशन के अंदर जो है वो उनका जो है वो ये समझ लें कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उनके अंदर कंसंट्रेशन बिल्ड होती है, एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, लीडरशिप की सलाहियत पैदा होती है, और बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के अंदर होती हैं, जो बहुत सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकूंगा आपको। बिल्कुल सर, आपने जो हम बात कर रहे थे कि 1ली से 3री जमात के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उस पर हमने भी शो में बात की थी। तो जब हम बात कर रहे थे उसके बाद जो एग्जाम गवर्नमेंट की तरफ से आया था उसमें कोई पेशरफ्त हुई जो आपने पॉइंट आउट की थी बात? नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है उसके ऊपर। हमने तो सोचा था कि दोबारा से वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाएंगे हमारे मोहतरम सरदार अली शाह साहब वजीर तालीम, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उस सिलसिले में। ओके, मतलब आपने अपना एग्जाम उठाया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सर कुछ स्कूल जो है वो 1ली से 3री क्लास के पेपर्स भी ले रहे हैं, उन पर भी ऐसा कोई मुझे लगता है प्रेशर नहीं है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि भाई हमें अपने बच्चों का मोरल हाई करना है, भले पास तो सबको ही करना है, लेकिन ये कि कोई भी पेरेंट है ना वो बच्चों को दाखिल क्यों कराता है, क्या क्लास 1 में या 2 में या 3 में जी या और क्लासेस के अंदर, वो बच्चे को देखना चाहता है हमारा बच्चे ने सारा साल किया क्या है, रिजल्ट क्या है उसका, बिल्कुल वो किस मुकाम पे खड़ा है, इवेल्युएट करना चाहता, इवेल्युएशन चाहता है ना बच्चे की, देखना चाहता है बच्चा खड़ा हुआ कहाँ पर है, क्या सीखा उसने। तो अब एग्जाम ही अगर नहीं लेते तो बच्चे ने सीखा क्या, उसको एक क्लास से उठा के दूसरी क्लास में बिठा दें। बिल्कुल सर, मुझे बताइएगा क्योंकि आपका तालीम के शोबे से जो है वो ताल्लुक है, पाकिस्तानी बच्चों की तालीम जो है जिस तरह से चल रही है, आप क्या समझते हैं तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? बहुत सारे इक़दाम जो है वो
लेने की जरूरत है। एक तो तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ हमें आना पड़ेगा। ये जो हमारा रिवायती रोट लर्निंग का तरीकेकार है, रट्टाफिकेशन, इससे बच्चों को हटा के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ बच्चों को लाना पड़ेगा। ठीक है। एसएलओ बेस्ड लर्निंग, एसएलओ बेस्ड जो है करिकुलम लेके आना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो उसके आउटकम्स हैं उसका इम्तिहान लिया जाए बच्चे से, उसको एवेल्युएट किया जाए। असले हाजिर में जमाने में यही हो रहा है। हम तो बदकिस्मती से बहुत पीछे हैं, लेकिन भारत जो भी है वो इक़दाम, इससे बेहतर इक़दाम जो है असले हाजिर में मुमकिन नहीं है। जमाना बदल गया है। बिल्कुल सर, जो पढ़ाई होती थी हमारे दौर में, मैं ये देखती हूँ कि वही पढ़ाई और वही सिलेबस आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है, वही चला जा रहा है। वही किताब है, उसी किताब से पेपर आता है, बच्चा वही रट के जाता है। उसे पता होता है कि ये किताब ये नहीं तो ये सवाल तो आएगा ही आएगा। वो रटा हुआ सवाल जो है वो लिख देता है। उसकी कोई मतलब, उसके देखिए, किताब तैयार करे बच्चे को हर किस्म के सवाल करने के लिए, और पेपर ऐसा आना चाहिए जो किताब में मौजूद ही ना हो सवाल, जो किताब तैयार करे बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो पेपर कर सके किसी भी किस्म का। ऐसे अगर कोई दिया हुए हैं तो वो ऐसे तैयार करें किसी भी नए ऐसे के लिए। तो एक नया ऐसे आ जाए, बच्चा तैयारी करके जाता है द काउ के ऊपर, द कैमल के ऊपर तैयारी करके जाता है, लेकिन वहां पर आ जाता है द चेयर या द एनिमल। तो बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियत होनी चाहिए अंग्रेजी की कि वो उसको लिख सके। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो तलाश करता रहेगा कि दी काओ और दी कैमल तो आया नहीं, वो तो हमने रट के गए थे, हम याद करके गए थे, हमें पता था, वो तो आया नहीं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को किताब तैयार करे अंग्रेजी जबान के लिए, अंग्रेजी जो है लिखने के लिए, अंग्रेजी बेहतर से बेहतर लिखने के लिए तैयार करे, उसको ग्रामर के तौर पर कि किस तरीके से उसको ऐसे लिखना है। बिल्कुल सर, टीचर्स इसके लिए जिम्मेदारी है, टीचर्स की कितनी जिम्मेदारी है आप? कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। टीचर्स की तो जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी मेन जिम्मेदारी जो है मुंतजिमीन स्कूल की है कि स्कूल का जो मुंतजिम है वो बदलने को तैयार अगर है अपने सिस्टम को, तो सिस्टम बदल जाएगा। अदरवाइज हम वही खड़े रहेंगे, पुराने तरीके का हाथ पे रोड पे खड़े रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं ये देखती हूँ इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो एमसीक्यूज पे बच्चों को जो है वो तमाम चीजें आ जाती हैं, उनको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें पता होता है एक वर्ड पिक करना है और उस पर उनका पूरा पेपर हो जाता है। नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है ना, यानी हर चीज जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल होती है। बिल्कुल, हर चीज के बारे में बच्चे को जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो, तो कहीं से भी पढ़ा दें। उसके सामने किताब रख दें, पेपर भी दे दें, उसके सामने किताब भी दे दें, उसको अगर दे दी जाए बिलफर्ज, और कहें कि पेपर करके दिखा दो, किताब में वो सवालात ही नहीं है। जो किताब के जो पेपर में वो सवालात ही नहीं है किताब के अंदर पढ़ाए गए। किताब तो तैयार करेगी उसको सवालात हल करने के लिए, सवाल कहीं से भी आ जाए, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, साइंस में हो, केमिस्ट्री में हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, किताब दरअसल बच्चे को तैयार करती है। ये कंसेप्चुअल लर्निंग है, उसको तैयार कर देती है हर तरह के सवालात का जवाब देने के लिए। बिल्कुल सर, क्या समझते हैं सिस्टम जो चेंज नहीं हो रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हमारे स्कूल के मालिकान हैं, और स्कूल के मालिकान तो नहीं कहूंगा, हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तय करे कि गवर्नमेंट ने करना क्या है, बोर्ड तय करे, गवर्नमेंट तय करे कि हमें किस तरफ जाना है। अपने किबले को दुरुस्त करें तो खुद बहुत स्कूल मालिकान भी सही हो जाएंगे। स्कूल मालिकान का भी कसूर नहीं है, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत। सारे ऐसे नहीं है, मैं खुदा न खास्ता एक लाठी से सबको नहीं हाँ करा, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं कराची में जो तमाम बातों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और मैं मुख्तसर से वक्त में जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा आपको प्रॉपरली, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं कराची के अंदर जो तमाम बातों को मुझसे अच्छी तरह समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ।
तो इसको तब्दील होने की जरूरत है। अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया में compete करना है, दुनिया को लीड करना है, अपने पीछे लेके चलना है और तालीम के मेयार को बेहतर बनाना है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, तो बहुत जरूरत है इस बात की। बच्चे उकता जाते हैं, रोट लर्निंग से बच्चे उकता रहे हैं। नहीं पढ़ा जाता, बच्चों को से भी नहीं पढ़ा जाता इस सिस्टम के तहत ना, तो तब्दीली लाने की अशद जरूरत है। सर क्यों तालीम को अहमियत क्यों नहीं देते हमारे यहाँ? क्योंकि देखिए तालीम जब बच्चे हासिल करेंगे यही तो हमारा मुस्तकबिल है, यही हमें जो है वो आगे जाके तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। बस यही बात है ना कि अगर हमें अहमियत का अंदाजा हो तो फिर सब कुछ ठीक ना हो जाए। बिल्कुल, अहमियत का हमें अंदाजा नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अहमियत का अंदाजा होगा। जमाना बदल रहा है, अब तो सूरत हाल ये है कि दुनिया में हाइब्रिड एजुकेशन आ गई है। बिल्कुल। और ये किताबें वगैरह खत्म हो रही हैं। पाकिस्तान में भी मैं अगले 5-10 सालों में किताबें खत्म होता हुआ देख रहा हूँ। किताबें नहीं होंगी, किताबें खत्म हो जाएंगी। डिजिटल लर्निंग की तरफ लोग आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। कभी इंशाल्लाह आप बुलाएंगे प्रोग्राम में तो मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा और कुछ चीजें भी लेके आऊंगा जो आप डिस्प्ले कीजिएगा कि क्या चीज होती है डिजिटल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग क्या होती है, किस तरीके से SLO क्या होता है, उसकी डिटेल क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूंगा तो आपको वाज़ेह होगा। लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे। अब तो फैसला जो होना था, हमारे जो लोग हैं उन्होंने फैसला किया, हमारे जो एसोसिएशन के लोग हैं वो मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ कि उन्होंने एक गलत फैसला किया। अगर एक फैसला हो रहा था तो उसको आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई इस सिलसिले में, जिसकी वजह से सारे स्कूलों पे उसका फर्क पड़ा, सारे स्कूल प्रॉब्लम का शिकार हो गए। बिल्कुल। और ऐसे गैर मंतकी और गैर फितरी फैसले किए गए हैं और जो करवाए गए हैं या किए गए हैं इन लोगों ने किए हैं ना, इन लोगों ने वजह क्या है, क्यों ये फैसला किया गया, इसकी वजह क्या समझते हैं? क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसकी वजह क्या हो सकती है। और वजह तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं डिटेल में अपने प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ। आप ही ने बुलाया था, डॉक्टर बुलंद इकबाल ने जी इसी मौजूद के ऊपर एक प्रोग्राम रखा था, उसमें डिटेल से हमने गुफ्तगू की थी। और बहुत सारे मसाइल हैं हमारी स्कूल बिरादरी के, जो स्कूलों को दरपेश मसाइल हैं, गवर्नमेंट उसको हल करने की भी कोशिश नहीं करती, गौर नहीं करती, उसको भी हल करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, स्टेयरिंग कमेटीज बना दी जाती हैं, हर चीज के ऊपर कमेटी बना दी जाती है। नहीं, स्टेयरिंग कमेटी बननी चाहिए, स्टेयरिंग कमेटी अच्छी है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जिम्मेदार हमारे बैठे हैं ना स्कूल बिरादरी से, उनसे मुझे शिकायत है। उनको तो कम से कम समझना चाहिए ना, एकेडमिक कैलेंडर को भी समझना चाहिए, इन बारीकियों को समझना चाहिए कि ईद के फौरन बाद जब स्कूल खुलेगा तो फिर 1 मई की छुट्टी भी आ रही है, हफ्ता इतवार की छुट्टी भी आ रही है, 6 तारीख तक कैसे वाइंड अप हो जाएगा क्लास 4 to 8 क्लास के एग्जामिनेशन, बीच में गैप भी देना पड़ता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं क्लास के अंदर। स्कूल तो परेशानी में आ गया ना, 6 तक जो है ना आपने वाइंड अप करना है। बिल्कुल, छठी ईद से सर पेपर्स हुए हैं बच्चों के, किसी के चौथी ईद से, किसी के छठी ईद से। वालिदैन में भी मैंने देखा बहुत गम और गुस्सा था और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर था कि वो ईद की खुशियां भी सही से नहीं मना पाया। जाहिर बात है, रमजान में बच्चे रिलैक्स मिलना चाहिए ना, ईद के फौरन बाद आपने पेपर रख दिए, कैसे हो सकता है? और 6 को जो आपने खत्म करना है उसको। बिल्कुल सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए? बस बच्चों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दिल लगा के पढ़ें, और 9th मैट्रिक को मैं पैगाम देना चाहता हूँ जिनके एग्जाम अब होने वाले हैं कि वो दिल लगा के इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो है उसमें अच्छे नंबर लें, दिल लगाएं और दिल लगा के पढ़ें। और 9th मैट्रिक का भी के बारे में भी जो 8 मई से जो फैसला हुआ है जी, ये ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों ने तैयारी कितनी की है, रमजान में कितना तैयार बच्चे इतिकाफ पे भी बैठते हैं, उनको भी मुश्किल तैयारी नहीं कर पाए हैं पूरी तरह। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं और वालिदैन को मैं यही कहना चाहूंगा कि 9th मैट्रिक के हवाले से बच्चों को तैयार करें। अब जो फैसला हो गया है उसको मिनोअन तस्लीम करें, इंशाअल्लाह आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अगले साल बेहतर होगा, बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। हमने भी जो है बात की है, गवर्नमेंट से ही बात की है, उन्होंने भी कहा है कि इंशाअल्लाह इसको हम देखेंगे, इस मसले को हल करेंगे।
बिल्कुल सर, जी 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 सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे अलीम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स थे। उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या कोताहियां बढ़ती जा चुकी हैं हमारे बच्चों के साथ और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, क्योंकि जब हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, उनके मुस्तकबिल के साथ जब इस तरह से खिलवाड़ होता है ना, तो बहुत से लोग चुप रहते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो बोल उठते हैं, और ये बोलना भी चाहिए क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं, अगर सभी खामोश रहेंगे, आंखें बंद करके कानों में पट्टी लगा के बैठ जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया करें, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारा बच्चा जो है किस तरीके से कौन सी उलझन के साथ जो है वो जूझ रहा है। यहाँ पर टाइम हो गया नाज़रीन ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और आज बहुत ही अहम मौजूआत पे बात हो रही है। हमने जो है वो मौसम पर भी बात की, हमने बच्चों के हवाले से भी बात की, तालीम के हवाले से बात की, लेकिन अब एक अहम मसला जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग उम्रा परफॉर्म कर आ रहे हैं वापस से कराची, तो उनकी जो हालत है, मैं ये देख रही हूँ कि खांसी बहुत ज्यादा है, फीवर भी हो रहा है, तो लोगों को अंदर एक तशवीश का शिकार है लोग, और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करें। हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमेशा हर मौजू पे इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताते हैं। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? मतलब आपकी आवाज मुझे नहीं समझ में आ रही है, प्लीज जोर से बोलिए। अब ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं, अब बात करें, मैं जोर दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, आप बताइए। डॉक्टर साहब, जो लोग भी उम्रा कर आ रहे हैं वापस कराची, उनके साथ ये मसला लाहक हो रहा है कि किसी को फीवर हो रहा है और किसी को खांसी ऐसी हो रही है कि वो जा ही नहीं रही, तो इसके लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चूंकि उम्रे में जब लोग जाते हैं ऐसी जगह पे, वहाँ पे डिफरेंट ममालिक से लोग आते हैं और बहुत सारी जगहों पे वायरसेस का इशू होता है, तो फिर ये वायरसेस जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से लोग जो है वो बीमार होते हैं, और मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के वायरसेस होते हैं, यानी कि जो सांस की नाली नाक से लेके और फेफड़े तक का जो रास्ता होता है, इसके दरमियान इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर जब वो आते हैं यहाँ पे फिर अपने लोगों को लगाते हैं, तो इस तरह से ये फैलता रहता है। करना ये चाहिए कि जैसे कि हमें अल्लाह का शुक्र है कि 2-2.5 साल में कोरोना ने हमें सिखाया कि अगर कोई ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ क्राउडेड एरिया है, बड़ा हुजूम है, तो वहाँ मास्क लगा लीजिए। आपको पता नहीं कि यहाँ पर किस किस्म का वायरस है और क्या है, तो वो किसी वक्त आपको लग जाएगा और उसके बाद आप उससे बीमार हो सकते हैं। तो ये तो खैर सिंपल सा वायरस है जो नजला जुकाम, गला खराब, बुखार हो जाता है और कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। और अगर आप इसके लिए अच्छी ग़िज़ा का, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, आराम करें, रेस्ट करें, रात को जल्दी सो जाएं, तो ये ठीक हो जाता है खुद ब खुद। कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जैसे बुखार के लिए, दर्द के लिए दवा ले लेते हैं, एंटी एलर्जी ले लेते हैं। जो कुछ अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से को दिखा के और उससे वो कर सकते हैं, आप उससे मशवरा करके उसके मशवरे पे अमल कर सकते हैं। तो ये है। और बाकी जैसे अभी मैंने पहले कहा कि एहतियात करने की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मास्क लगाना है। अगर आप खुद प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आप दूसरों से हाथ ना मिलाएं, दूसरों को अपनी चीजों का शेयर ना करें, उसको टच ना करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका ये जो मसला है ये बढ़ेगा नहीं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसको हम कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये जो इन्फेक्शन है नज़ले जुकाम का, ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। बिल्कुल, कराची में वैसे ही मुझे लगता है डॉक्टर साहब इतना ज्यादा ये फैल चुका है कि हम सब इसमें मुब्तला है। खांसी जो है और गला खराब, ये पता नहीं कब से चल रहा है, वरना पहले के जो वायरल होते थे इन्फेक्शन वो 1 हफ्ता लेके मुद्दत चले जाते थे, लेकिन इस दफा के वायरल इन्फेक्शन खासा डिफरेंट है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ अब जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत ज्यादा
मतलब ये समझ लें कि हेल्दी नहीं है हमारा लाइफ स्टाइल। हम रात को देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं, और हमारे लाइफ में कोई स्पोर्ट्स या क्या कहते हैं कोई वॉक वगैरह इस तरह के कोई सिस्टम नहीं है। फिर हम पानी का इस्तेमाल, लिक्विड का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इस वजह से ये चीजें जो है ना हमारी देर से ठीक होती है। बिल्कुल। जो वायरल इन्फेक्शन है, ये नज़ला जुकाम, गला खराब, ये थोड़ा देर से ठीक होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोग नींद पूरी करते हैं, रात को 7 से 8 घंटा सोते हैं, वो लोग जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। पानी लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी या उनके मुदाफियत कम रहती है, तो वो वायरस का बार बार वायरस का शिकार होते रहते हैं। तो ये इशू है। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वायरस और उसका हमें करना चाहिए। हमारे पास एक वायरल कम से कम 4 सूबे में बड़े शहर है उन्हें पहुंचना चाहिए, ताकि ये जो पास हमें पता नहीं चलता है। हमें ले दे के जो हमारे बीमारी हम सुनते हैं उसकी किट्स मौजूद हो जाती है, और फिर वो हम NIH भेजते हैं इस्लामाबाद। NIH में जाके 7 दिन 6 दिन के बाद पता चलता है। जैसे अभी आजकल मॉन्की पॉक्स की बात हो रही है तो वो NIH भेजा जाता है, या कराची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। वायरोलॉजी लैब का फायदा ये होगा जदीद कि उसके अंदर आप वायरसेस का रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किट्स मौजूद होंगी डिफरेंट वायरसेस का। तो उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता किसी को डेंगू नहीं है, किसी को कोरोना नहीं है, किसी को चिकन पॉक्स नहीं है, किसी को मॉन्की पॉक्स नहीं है, जो कि कॉमन है। कुछ और ऐसी बीमारी है जो और दूसरे ममालिक में होती हैं, तो उसके भी किट्स रख लिया जाए तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि जब हमारे पास किट्स मौजूद नहीं होता है तो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मैं तो तकरीबन 15 साल से ये डिमांड कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक जदीद किस्म का वायरोलॉजी लैब होना चाहिए। और चूंकि वायरोलॉजी लैब बड़ा एक सेंसिटिव लैब होता है तो उसको शहर से दूर रखा जाता है। तो जैसे कराची में अगर खुलता है तो सुपर हाईवे पे वहां पे एक वायरोलॉजी लैब इस्टेब्लिश करना चाहिए हुकूमत को, ताकि ये बीमारियां दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है और दुनिया में ये वायरस का जो है अब इजाफा बढ़ता जा रहा है। तो हमें अगर अपने अवाम को प्रोटेक्ट करना है तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। और हम अवाम को भी चाहिए कि वायरस से बचने के लिए तमाम जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं और जो बहुत आसान है, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें ताकि इस वायरस से महफूज रहें। और अगर आप वायरस के अटैक में आ भी जाते हैं तो आप जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपको इतना अबूर हासिल है, आपसे जो भी बात करते हैं आप बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? मैं चाहती हूँ आप स्टेप बाय स्टेप बता दें कि पूरे दिन का अहवाल क्या होना चाहिए नाज़रीन का, ताकि वो भी फैज़याब हो जाए। देखिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए आपको। जब अच्छा इंसान बनेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी खुशियां आएंगी। दूसरी बात ये कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बहसत मुसलमान के मैंने ये देखा है, और मैंने ये जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो कहती है कि आपको रात के वक्त सोना चाहिए, यानी कि अंधेरे में। तो जैसे मगरिब होती है उसके बाद आपको सोने की तैयारी करनी चाहिए, और जैसे ही फजर हो जाती है तो आपको उठ जाना चाहिए और अपने काम में मशगूल हो जाना चाहिए। और यही चीज मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि आपको जब मगरिब की अजान हुआ करे तो अपने काम छोड़ दिया करो, ताकि आपको इसी हिसाब से कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो इशा की नमाज तकरीबन 9 बजे हो जाती है, तो आपको 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 सवा 5 बजे उठ के नमाज पढ़ के फिर दोबारा नहीं सोना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और इसमें अगर आप समझते हैं
कि फजर की नमाज के बाद अगर वॉक अपने जिंदगी में कर लें या कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स खेल लें या जिम ज्वाइन करें, वहां जाकर अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वर्जिश करें तो बहुत अच्छा होता है। फिर इसी तरह से सुबह का नाश्ता करना बड़ा जरूरी है, और अपने जो नाश्ते में कोई बहुत ज्यादा, जिस तरह से यहाँ देखा जाता है खवातीन खासकर पराठे का बड़ा एहतमाम करती हैं, तो पराठा तो बड़ा खतरनाक है आपकी लाइफ के लिए, आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो आप हल्की फुल्की चपाती ले लें, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी का इस्तेमाल हो सकता है, छोटा मोटा इस तरह से आप नाश्ता करें। और फिर दोपहर का भी खाना हल्का फुल्का खाएं, बहुत भर के नहीं खाना चाहिए, और रात को भी खाना खाएं, लेकिन रात को जो खाना खाएं वो प्रॉपर खाना खाएं, लेकिन वो ईशा से पहले खा लें तो बहुत अच्छा, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे खा लें, या बहुत करें तो ईशा से पहले 9 से पहले खा लें, तो ताकि उसको हजम होने में टाइम भी लगता है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉलो करें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, और जो आपके दिन भर का काम है उसमें आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अखलाक होना चाहिए आपका। ये भी बड़ा एक अच्छा किरदार अदा करता है आपकी ब्रेन को फ्रेश करने के लिए। जितना आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, सुकून में रहेगा, उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप अच्छे फैसले कर सकेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो फूड है हमारा दिन भर का खाना, उसमें ऐसी खाने की चॉइस करें जो कि आप नरिश्ड हो, जो कि आपके खाने में जो आपके जिस्म में ताकत प्रोवाइड करें। जैसे हम जंक फूड का इस्तेमाल आजकल देखा गया है कि बड़ा एक है कि घर पे भी मंगवाते हैं, घर पे खा रहे हैं, चलने का रिवाज खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आपको बताऊं कि छोटे बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ मोटापे की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ शुगर की बीमारियां बहुत तेजी से हो रही हैं, और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत तेजी से हो रही है। ये देखा गया है, जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, और आप लोग तमाम जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो लोग खाना खाते हैं देर से, खासकर वो लोग जहां शादी ब्याह में खाना खाते हैं, मुरगन ग़िज़ा होती है, उनमें अक्सर देखा गया है कि वो खाना खा के आए हैं, वहां खाना देर से मिलता है, फिर घर आए हैं और रात को उनको 3-4 बजे दिल का दौरा पड़ा है और वो इंतकाल कर गए। तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर जोर दें। इसकी वजह सिर्फ ये होता है कि मुरगन ग़िज़ा खाते हैं और हम सो जाते हैं, हमारी कोई चलना फिरना नहीं है। तो एक तो हमने वैसे भी डिमांड की हुई है हुकूमत से कि हमारे लाइफ स्टाइल लोगों को चेंज करने के लिए, लाइफ स्टाइल और सेहतमंद बनाने के लिए लोगों को सुबह का कारोबार शुरू करें। दुनिया में होता है, और बल्कि पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में होता है कि सुबह सुबह दुकानें खुल जाती हैं और शाम को बंद कर दें, ताकि लोग अपने घरों में जाके जल्दी खाना खाएं और जल्दी सो जाए। ये जो रात भर चलता है, और फिर हुकूमत को चाहिए कि तमाम जो तकरीबात हैं, खासकर शादी में, कि जी 12 बजे तक खाना चल रहा होता है और फिर लोग वहां से निकलते हैं, इस पे पाबंदी लगाई जाए। 10 बजे शादी हॉल या जितनी भी तकरीबात हैं इसको बंद हो जाना चाहिए, ताकि लोग जो है उससे पहले फारिग हो जाएं खा पी के और फिर जाकर सो जाए। और लोगों से मेरी दरख्वास्त ये होगी कि खुदारा आप जरूर बाहर जाके खाना खाएं। घर पे मजबूरी कोई हो गई हो तो मंगवाएं खाना, लेकिन फैशन में या अपनी सहूलत के लिए खाना घर पे बैठे बैठे मंगवा के जो खाया जाता है और मुरगन ग़िज़ा खाया जाता है, इससे आपको फौरी तौर पर नुकसान नहीं होता है। ये एक स्लो पॉइजन है। इस तरह की हैबिट से आपको आगे चल के ये जो बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं, मोटापा, शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी, डायबिटीज जिसको कहते हैं, और ब्लड प्रेशर की ज्यादती, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेजर चीजें हैं, और भी चीजें होती हैं इस तरह के लाइफ स्टाइल अगर आपका प्रॉपर नहीं होता है। तो अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को जो इस तरह की जो बीमारी होती है कि अचानक वो चले जाते हैं, ये जिसको कहते हैं कि जी अचानक एक इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, इससे बचा के रखे और तमाम लोगों की सेहत जो है अच्छी रहे, एक्टिव रहे लोग, और अच्छे फैसले करें, अच्छी चीजें सोचें। आमीन सुम्मा आमीन। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? पैगाम सिर्फ सिंपल यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हमेशा कोशिश करें कि बीमारियों के मुतालिक पता करें कौन सी बीमारी
ऐसी है जिसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। उन बीमारियों से बचें, बहुत आसान है। इससे आपका पैसा भी कम खर्च होगा, परेशानियों से भी बचेंगे। तो बॉटम लाइन यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे कैसर सज्जाद साहब जिन्होंने हमें बताया हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बहुत सारे तरीके। क्योंकि अब जो है मोटापा, सर ने बिल्कुल कहा कि लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हैं इतनी मोटी मोटी टोंदे लेकर अपने घर में, और ये सोचते हैं ख़वातीन भी हों चाहे मर्द हजरात कि हम खाते पीते घराने के हैं। आप ये सोचें खुदारा कि ये जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है ना, इसको आपने बढ़ाया तो बड़े मज़े से है, लेकिन घटाने में आपको लग पता जाएगा। और आप इतनी सारी बीमारियों का अंबार एक साथ लेके घूम रहे हैं। जो जिसका वेट बढ़ा हुआ होता है वो बंदा प्रॉपर चल नहीं पाता, उसको स्टेयर्स चढ़ते हुए सांस फूलता है, स्टेमिना नहीं होता। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन आपको बीमारियां लगती चली जाती हैं। शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और भी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां। ये तो सिर्फ इब्तिदाई बीमारियां जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी किल हो जाती है। जो आपका अपना एक होता है ना, हर कोई चाहता है कि उसको स्मार्ट होना है, तो स्मार्ट होने की बात जो है वो दूसरे सेगमेंट में कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर हो गया है टाइम न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह मेट्रो न्यूज की न्यूज ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।